अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पोल्ट्री मीट। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पोल्ट्री मीट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग प्लांट क्या हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट की जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ टू ईट होती हैं, वो हेल्दी होती हैं। उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल कम होता है, क्योंकि वेट मार्केट में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे वो आते हैं, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या फूड बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं, कौन सी ऐसी फूड सेफ्टी इश्यूज हैं जिनको हमने मॉनिटर करना होता है या चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हैसब होगा, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये दो टॉपिक बेसिकली दो तीन टॉपिक्स आपस में लिंक्ड है, कि अभी आपको एक बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इसी के फिर आगे कंट्रोल करने के लिए हम हैसब को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हवा में, पानी में माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, अनलेस कि हमने उस चीज़ को या फूड आइटम को स्टेरिलाइज किया हो, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। जब एक हाँ, अगर हम एक लाइव एनिमल की बात करें या लाइव बर्ड की बात करें, तो एक जो मसल टिश्यू है, अगर वो हेल्दी है, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। वो मोस्ट यूजली हम कहते हैं कि वो फ्री ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो फिर सवाल आता है कि जब हम मीट खाते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि मीट में बैक्टीरिया है। वो मीट में बैक्टीरिया कहाँ से आता है कि जब हम बर्ड को स्लैटर करते हैं, और स्लैटर करने के बाद उसके जो आउटर पार्ट्स है उनको रिमूव करते हैं, और जो उसका मीट है वो एक्सपोज होता है। तो उधर से उस सारे प्रोसेस के दौरान हम उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया से। और कहा जाता है कि जब तक आपके पेट में खाना नहीं जाता, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने के ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर ये हम जनरली देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में कहाँ से आ सकते हैं, खासतौर पर जब हम मीट की बात करते हैं, पोल्ट्री की, तो पहला उसमें पॉइंट है कि आउटसाइड ऑफ द एनिमल बॉडी। आउटसाइड ऑफ द एनिमल बॉडी में आ जाएगा स्किन, फेदर्स, हेयर्स। यहाँ पे मेनली यहाँ से आ सकते हैं कि जब आप बर्ड को स्लैटर करते हो और स्लैटर करने के बाद उसकी आप स्कैल्डिंग करते हैं और उसकी फेदर्स वगैरह रिमूव करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस में आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट है, कि जब आपका वो मीट या जो कार्कस है वो आपका इन्वायरमेंट में पड़ा होगा, और अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोसोल रूट ऑफ ट्रांसमिशन से उस प्रोडक्ट में आ सकते हैं। खास तौर पे ये प्रॉब्लम आती है जब हमने आप वेट मार्केट देखे, जहाँ पे हमने फटे हुए गोश्त रखा होता है, तो वो फटे हुए जो गोश्त हमने रखा होता है वो उस वेट मार्केट में, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी हाइजेनिक इन्वायरमेंट नहीं है। और यही एडवांटेज है जब हम प्रोसेस्ड मीट की बात करते हैं, कि प्रोसेसिंग प्लांट में जो मीट होता है, प्रोसेसिंग प्लांट की जो इन्वायरमेंट है वो हाइजेनिक होती है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है इनसाइड ऑफ द एनिमल। इनसाइड ऑफ एनिमल का मतलब है कि जब जो बर्ड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं, जो नॉर्मली बर्ड के अंदर मौजूद होता है, तो इस माइक्रोफ्लोरा को अगर आप एक्सपोज करते कार्कस के साथ, लाइक आपको इंटेस्टाइन ब्रेक हो गई, जब आप विसरेशन कर रहे हैं, इंटेस्टाइन ब्रेक हुई और वो ब्रेकेज की वजह से इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स हैं वो कार्कस के ऊपर लग जाते हैं, तो उधर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्कस में आ सकते हैं। जो तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो जो हमारी फूड सेफ्टी बेसिकली अफेक्ट होती है, फूड सेफ्टी अफेक्ट होती है, फूड हमारे लिए अनसेफ हो जाती है। और उसमें जो जो कंटेमिनेशन होगी वो बैक्टीरिया की भी हो सकती है, वायरसेस की भी हो सकती है, पैरासाइट्स की भी हो सकती है, और इवन मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस है जिनकी कंटेमिनेशन हो सकती है। और जो ये कंटेमिनेशन होगी, उसका कहा जाता है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 200 के करीब मोर देन 200 डिजीजेस काज कर सकती है, जो जिसके जो सिम्टम्स है वो डायरिया टू कैंसर तक होते हैं, जस्ट
ड्यू टू अनसेफ फूड। एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 600 मिलियन लोग हर साल, 1 in 10 पीपल इन द वर्ल्ड, वो कंटेमिनेटेड फूड खाने के बाद बीमार होते हैं, और उसमें से 4,20,000 के करीब लोग जो है वो हर साल मर जाते हैं। खास तौर पे अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 40% जो बच्चे हैं वो फूड बोर्न डिजीजेस का कैरी कर रहे होते हैं, और जिसमें से 1,25,000 के करीब बच्चे हमारे हर साल उनकी डेथ होती है। फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, ये बेसिकली आपस में सारी चीज़ें लिंक हैं। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फूड सेफ्टी आ जाएगी माइक्रोबियल पर्सपेक्टिव से कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो सेफ है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं है। और फूड सिक्योरिटी ये है कि आपको कंटिन्यूसली फूड मिल रही है या नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं और उनको नहीं पता होता कि हमें दूसरे वक्त में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी बेसिकली इन मानों में आती है, क्योंकि फूड सेफ्टी का ये मतलब है कि जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी केमिकल या कोई भी हार्मफुल चीज़ ना हो। और इन दोनों चीज़ों को जब आप लिंक अप करेंगे तो तीसरी चीज़ आती है न्यूट्रिशन, कि आप जब फूड खाएंगे तो वो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर आप अनसेफ फूड खाएंगे तो वो एक तो डिजीज काज करेगी, उसके अलावा वो माल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में काज करेगी, जिसकी वजह से खासतौर पे जो हमारे इन्फेंट्स हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, या जो एल्डरली लोग हैं वो बीमार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इन चीज माइक्रोबायोलॉजी का किसी भी फूड आइटम के अंदर ख्याल रखें। माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से जब हम बात करते हैं, जो इसमें चैलेंजेस हमें आते हैं कि आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपने एक हेल्दी मीट प्रोड्यूस करना है। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि आप के पास मल्टीपल स्टेप्स है जहाँ पे आपका जो बर्ड है, वो एनिमल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आपका जैसे ही चिक हैच हुआ, हैच होने के बाद वो जिस भी इन्वायरमेंट में जाएगा वहाँ पे उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सामना करना पड़ेगा। उसको ग्रोइंग फार्म्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामना करना पड़ेगा। जब जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। उसको जब प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मीट का इंटरेक्शन होगा। और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग फर्म्स में जाएगा तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैलेंज होगा। तो इस सारी सिचुएशन में सेफ फूड प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब हम डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें ये फूड सेफ्टी और फूड बोर्न डिजीजेस भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। खास तौर पे ये डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज फूड बोर्न डिजीजेस को कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे वो उनका सर्वेलेंस या उनका जो बजट एलोकेटेड बजट है वो कितना है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं फूड सेफ्टी पे, फूड सिक्योरिटी पे, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इसका ट्रेंड रिलेटिवली बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों को एक एजुकेशन है, लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो वो चीज़ खा रहे हैं वो सेफ हो। वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स बहुत एक्टिव हैं कि अगर कोई भी चीज़ खाने से आपको, कोई भी प्रोडक्ट के यूज़ करने से आपको कोई नुकसान मसला हो गया या नुकसान हो गया तो वहाँ पे वो केस कर देते हैं उस कंपनी पे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कंसेप्ट बहुत कम है। कंज्यूमर कोर्ट्स यहाँ पे भी हैं लेकिन इतनी फंक्शनल नहीं है, या लोगों को इतना पता ही नहीं है अपने राइट्स का। लोगों को पता ही नहीं है कि वो बीमार हो रहे हैं तो किस चीज़ से हो रहे हैं, या जो भी वो चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली हम जो चीज़ें अभी खा रहे हैं वो अनहेल्दी होती हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो सेफ नहीं होती। प्योर खालिश चीज़ें बहुत ही कम है पाकिस्तान में अगर हम देखें। तो ये बहुत एक ड्रोना सिनेरियो आप कह लें कि बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जो डेवलप्ड कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी के इशू या फूड सेफ्टी के इश्यूज कम क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिल के फूड सेफ्टी इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट कानून बनाती है और इंडस्ट्री उन कानूनों पे अमल करती है, उन रेगुलेशंस को फॉलो करती है। और इन टर्म रिटर्न में जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करती है, उनको बेनिफिट्स देती है ताकि इंडस्ट्री के ऊपर भी बर्डन ना हो। इसका एक मैं आपको
जो एग्जांपल दे सकता हूँ वो है कि कंडेमनेशन एंड री यूज की एक पॉलिसी होती है पूरी दुनिया में। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये है कि अगर आपके फ्लॉक में कोई ऐसी डिजीज आ गई है जूनोटिक नेचर की, लाइक हम साल्मोनेला की बात करते हैं कि साल्मोनेला एक फूड बोर्न डिजीज काज कर सकता है, तो पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये चल रही है कि अगर आपके फ्लॉक में साल्मोनेला है तो आप उस फ्लॉक को कल कर दें। अब बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में साल्मोनेला या ऐसे कोई भी डिजीज आ जाए तो वो फ्लॉक को कल कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको वो ह्यूमंस यूज में नहीं लेके आते। लेकिन यही चीज जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फार्मर अपना लाखों का नुकसान नहीं करवाता। तो यही यहाँ से डिफरेंस आता है माइंडसेट का या प्रोडक्ट क्वालिटी का इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज में। हम यहाँ पे इवन जो डेड बर्ड्स होते हैं उनको भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ये है कि जी हम अगर इनको ज़ाया कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी का या जो हमने इतनी मेहनत की है उसका नुकसान होगा। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी को या फूड सेफ्टी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें इन फूड बोर्न डिजीजेस का, तो 1991 से लेके अभी तक पिछले 20 साल में जो हमारी रिसर्च इंक्रीज हो रही है और जो डिफरेंट ट्रेंड्स बन रहे हैं, जितनी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, इक्विपमेंट्स नए आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में पिछले 20 साल में जो फूड बोर्न आउटब्रेक्स है उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है। अब देखें कि वो जो 250 से जो केसेस थे वो रिड्यूस हो गए इंग्लैंड के अंदर, अब सिर्फ लेस देन 100 पे आ गए हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है जो साइंटिफिक वर्किंग हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है। जब हम मीट के रिलेटेड बात करते हैं, तो मीट की हम बात करें तो मीट हमें पता है एक पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल कमोडिटी मीन्स कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ख़राब क्यों हो जाता है? आपको पता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हाई अमाउंट में होता है, और अगर मीट आइडियल टेम्परेचर पे पड़ा हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब या अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रोब्स के लिए आइडियल इन्वायरमेंट होती है मीट पे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मीट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, कंट्रोल करें, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। और जो मीट की शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ आप कह लें कि जो हमने मीट की जितनी देर तक हम मीट को यूजेबल जो होता है, वो फ्रेश मीट होगा तो वो ज़रा कम होता है अरसा, और फ्रोज़न के केस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फ्रेश मीट के अंदर भी हम ये नहीं कहेंगे कि 7 दिन, यूजुअली हम कहते हैं 5 से 7 दिन फ्रेश मीट की शेल्फ लाइफ है, तो वो हमेशा 5 से 7 दिन रहेगी। उसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक इनिशियल माइक्रोबियल लोड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो शेल्फ शुरू में आपके मीट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें उस मीट को आप 5 से 7 दिन के लिए नहीं रख सकते। जैसे कि आप फटे वाले गोश्त की बात कर लें कि जो आप वेट मार्केट से मीट ले कहते हैं, तो उसमें वो डिकंटेमिनेशन कारकेस की हुई नहीं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है। उस मीट को आप चिलिंग टेम्परेचर पे ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रख सकते। इसी तरीके से स्टोरेज टाइम है, वो स्टोरेज टाइम शेल्फ लाइफ को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरेज टेम्परेचर है कि आपने मीट को हैंडल कैसे कर रहे हो, उसका टेम्परेचर कैसा रखा हुआ है, कम टेम्परेचर पे रखा है, हाई टेम्परेचर पे रखा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मीट की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है, लाइक मीट की पीएच है, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, अगर आपको मीट से पहले वाला पोर्शन याद हो, कि अगर मीट एसिडिक कंडीशन में हो, उसकी पीएच लो है, तो उसमें फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो शेल्फ लाइफ को डील करने में, कि आपने इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना रहे हैं या रेडी टू ईट, क्योंकि रेडी टू ईट में जब आप जाएंगे उसकी पार फ्राइंग या कुकिंग करेंगे तो उससे माइक्रोब्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग, डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग में उसकी ऑटोमेशन भी आ जाती है, कि आप उसकी ऑटोमेशन किस लेवल तक की है, आपकी क्लीनलीनेस या सैनिटरी कंडीशंस कैसी हैं। और
जो शेल्फ लाइफ को या मीट को कंटेमिनेट करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं मेथड्स ऑफ एविजरेशन, कटिंग और चिलिंग। क्योंकि एविजरेशन अगर आप मैनुअल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके इक्विपमेंट्स की सेटिंग नहीं है प्रॉपर, तो उस केस में के मीट के ऊपर कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कटिंग करते हुए अगर आपने जो कटिंग बोर्ड है या जो कटिंग इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, या आपका चिलिंग टेम्परेचर ठीक नहीं है, या चिलिंग में क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हम विसिडेशन की बात करते हैं कि वो फीकल कंटेमिनेशन हो जाता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स कार्केस के ऊपर लगते हैं, या कोई भी जो सॉइलिंग वगैरह होती है, जो उसके फैदर वगैरह के ऊपर जो बर्ड के डर्ट वगैरह या कोई इस तरह की कंडीशन हो जाए, तो उसके अंदर 10⁻8 टू 10⁻9 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर 1 ग्राम और 1 ml। इतनी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस स्पेसिफिक जो मटेरियल है उसमें होते हैं। तो अगर हम बर्ड को प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रखेंगे और उसका कोई विसरेशन करते हुए कोई इंटेस्टाइनल कंटेंट्स कार्कस के ऊपर गिर गया है, तो वो इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से एक्सपोज हो सकता है मीट। जब हम ओरिजिन ऑफ कंटेमिनेशन की बात करते हैं कि कंटेमिनेशन कहाँ से आती है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो हम मीट आमतौर पे हम लेते हैं, इवन प्रोसेसिंग प्लांट से भी मीट लें, तो वो मीट भी बिल्कुल स्टीराइल नहीं होगा। स्टिल उस मीट के ऊपर भी अबव 10⁻² CFU पर ग्राम माइक्रोब्स होंगे। CFU मींस कोलीफार्मिंग यूनिट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज हम बनाते हैं, जो उसकी टेस्टिंग होती है, तो उस हिसाब से ये CFU हम कहते हैं। तो उस वो स्टीराइल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रॉ मीट को स्टीराइल कर सकें। आप स्टीरिलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप मीट की क्वालिटी को या उसका जो टेस्ट है उन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम रॉ मीट स्टीराइल नहीं होता। ये पिछले कुछ अर्सा पहले मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी जो स्टैंडर्ड बना रही थी या जो उन्होंने उनकी वर्किंग थी, वो कह रहे थे कि जी मीट हम जो रॉ मीट के सैंपल भी लें प्रोसेसिंग प्लांट के, उसमें ज़ीरो कंटेमिनेशन हो, ज़ीरो माइक्रोबियल लेवल हो। और वहाँ पे जितनी भी कंपनीज थी उनका यही था कि भाई हम रॉ मीट को स्टीराइल नहीं कर सकते, क्योंकि साल्मोनेला पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद है और भी इकोलाई पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे डेनमार्क की एग्जांपल वो दे रहे थे कि जी डेनमार्क में ज़ीरो लेवल है इसका जो स्टैंडर्ड है। तो फिर वहाँ पे एक हमारे पास फूड एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि वो जो डेनमार्क या इस तरह कुछ यूरोपियन कंट्रीज पिछले 25 से 30 साल पे से वो साल्मोनेला एक्सक्लूजन पे जा रहे हैं। और वो साल्मोनेला को अपने सिस्टम से एक्सक्लूड कैसे कर रहे हैं कि एक तो वो अपने ब्रीडिंग फ्रॉक्स को चेक करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में जो साल्मोनेला वो सब ब्रीडिंग फ्रॉक से आ रहा है। पेरेंट्स में साल्मोनेला होगा, जो साल्मोनेला वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो वो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किस तरीके से कर रहे हैं वो कंट्रीज के उनके फ्लॉक में अगर साल्मोनेला आ गया तो वो उस फ्लॉक को वैसे ही कल कर देते हैं, वो उसको फर्दर यूज नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ बहुत मुश्किल है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। उसके अलावा हम जो मीट की बात करते हैं, तो मीट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम जूनोटिक नेचर के कहते हैं कि वो बर्ड और एनिमल दोनों में डिजीज काज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैट डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं जो इंसान जो बर्ड्स में तो डिजीज काज नहीं करते, लेकिन वो इंसानों में डिजीज काज कर देते हैं। इकोलाई, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर ये बर्ड के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन हो सकता है ये बर्ड के अंदर डिजीज काज ना करे, लेकिन इंसानों में आके ये डिजीज काज कर देंगे। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल है कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी और साल्मोनेला टाइफियम जो है, अब साल्मोनेला टाइफीमोरियम जो है, ये बर्ड्स के केस में पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन ह्यूमन के केस में ये अप टू 100% तक ये डिजीज काज कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो होता है वो इस साल्मोनेला की वजह से होता है। इसी तरीके से अदर जो कॉमन इसकी एग्जांपल्स हैं, वो क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिन है, जो एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंटेस्टाइन में होता है बर्ड के, या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है,
वो भी बर्ड की या एनिमल्स की स्किन्स वगैरह में होता है, ह्यूमन के ऊपर भी होता है, लेकिन वो जब ह्यूमन में आएगा तो ह्यूमन में आके वो डिजीज काज। जब हम फूड बोर्न डिजीजेस की बात करते हैं, फूड बोर्न डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो फूड से ओरिजिनेट करती हैं या फूड खाने से वो बीमारियां होती हैं। और फूड खाने से बीमारी कब होती है? जब फूड के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो होस्ट के अंदर जाएगा और डिजीज काज करेगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा जो उस होस्ट के अंदर जाके डिजीज काज करेंगे। उसमें दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे मैंने भी कहा कि एक ये है कि इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ पैथोजन दैट इन्वेड एंड ग्रो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी लाइक कंपाइलोबैक्टर और साल्मोनेला, या दूसरा क्या है कि पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म that can be divided into exotoxins which are secreted into the environment such as Clostridium botulinum, and endotoxin which are released upon the death of a microorganism. ये दो टाइप के जो मोड ऑफ एक्शन है कि ये इस तरीके से फूड बोर्न डिजीजेज जो है वो काज होते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेजर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ कंसर्न है पोल्ट्री में जो डिजीज काज कर सकते हैं या जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए अपने सिस्टम में, इनको ध्यान से। जो हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो फूड बोर्न डिजीजेस काज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कंपाइलोबैक्टर जेजनाई। कंपाइलोबैक्टर जेजनाई की जब हम बात करते हैं तो ये एक ग्राम नेगेटिव ब्रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो एक स्पाइरल कर्व्ड होता है, जैसे कि आप इसकी शेप देख सकते हैं। और माइक्रो एरोफिलिक है बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मीन्स कि ये बैक्टीरिया बहुत थोड़ी सी अमाउंट में इसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। इस बैक्टीरिया की जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो ये है कि इसकी हमें इन्फेक्शियस डोज बहुत थोड़ी है। फॉर एग्जांपल जस्ट 500 बैक्टीरिया हो तो ये इलनेस काज कर सकते हैं, इतने जस्ट थोड़े बैक्टीरिया में चाहिए इंसानों में डिजीज काज करने के लिए। इसके सिम्टम्स की बात करें तो दैट इंक्लूड्स हेडेक, फीवर, डायरिया, उसके अलावा सीवियर एब्डोमिनल पेन और ब्लडी स्टूल्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कंटेमिनेटेड वाटर में बहुत इजीली पाया जाता है, तो इसलिए जब भी हम इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इस बैक्टीरिया के जूनोटिक लेवल को देखें तो यूरोपियन यूनियन में 2004 से 2008 के दरमियान इस बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज की और बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार किया। और जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जो इसका जो सोर्स है इस डिजीज़ का, इस बैक्टीरिया का, वो फ्रेश पोल्ट्री मीट है, वहाँ से लोगों को ही आ रहा था। और फर्दर जो इस पर रिसर्च और एनालिसिस किए गए तो पता चला कि मोस्टली जो कंट्रीज है वहाँ पे कंपाइलोबैक्टर जेजनी जो है वो आम पोल्ट्री फ्लॉक्स में या मीट में 100% तक चांसेस होते हैं कि वो बैक्टीरिया हो, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में समटाइम होता है, या अगर हो भी तो जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग से ही किल हो जाता है। स्पोरेडिक डाटा जो इसका था उसने हमें ये बताया कि ये वाला जो बैक्टीरिया वो मोस्टली अंडर कुक मीट के अंदर ये होता है। जो लोग अंडर कुक मीट खाते हैं या प्रॉपर तरीके से कुकिंग नहीं हुई मीट की, तो उस केस में ये बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीट पे आ जाता है और कंटेमिनेशन काज कर सकता है। उसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने फूड को हैंडल नहीं कर रहे तो उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन एक बर्ड से दूसरे बर्ड के अंदर भी ये जा सकता है इन्फेक्शन इसका। ये जो बैक्टीरिया है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है और स्टडीज कहती हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ये मल्टीप्लाई नहीं करते, इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। इवन कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि जब आप चिलिंग की बजाय फ्रोजन टेम्परेचर पे ले करते हैं तो लो टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया इंजर हो जाता है, इसकी डेथ होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कंट्रोल कुकिंग से हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है, तो जब आप कुकिंग करते हैं तो नॉर्मल जो कुकिंग टेम्परेचर है वो इसको किल कर देता है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे डिफरेंट स्टेजेस पे या डिफरेंट लेवल्स पे आके कंटेमिनेशन होती है।
तो इसी वजह से इसके जो कंट्रोल है वो भी डिफरेंट है। आप फार्म के ऊपर कंट्रोल करें कि आपके जो बर्ड है कि उसके अंदर ये कंपाइलोबैक्टर ना हो। उसके अलावा आपकी जो ऑन फार्म बायोसिक्योरिटी है, लिटर डिकंटेमिनेशन करे, फीड में सप्लीमेंटेशन करे कि जो कंपाइलोबैक्टर को कंट्रोल करे, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है तो ड्रिंकिंग वाटर की ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें कोई गंदा पानी ना मिल रहा हो। उसके अलावा कुछ नोवल स्ट्रेटजीज भी आजकल चल रही हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, लाइक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आप एडमिनिस्ट्रेशन करें। प्रोबायोटिक से ये होगा कि वो जो जिसको हम फ्रेंड बैक्टीरिया कहते हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बेनिफिट होगा। वैक्सीनेशन कर लें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, और एंटी माइक्रोबियल अल्टरनेटिव है लाइक बैक्टीरियोफेजीज या बैक्टीरियोसिन्स जो हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल करने में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया था वो था जी साल्मोनेला, जो कि ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रोड शेप बैक्टीरिया। और ये नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है जो कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों एनिमल और दोनों एनवायरनमेंट में पाया जाता है। साल्मोनेला जो है सबसे जो कॉमनली साइटेड बैक्टीरिया है, जिसको पोल्ट्री के सेंस में कहा जाता है, क्योंकि पोल्ट्री को साल्मोनेला का सबसे बड़ा सोर्स यूजुअली समझा जाता है, लेकिन ये रेड मीट के अंदर भी मौजूद होता है। साल्मोनेला का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासतौर पर पाकिस्तान की जो फूड चेन है उसमें साल्मोनेला बहुत कॉमनली पाया जाता है। और साल्मोनेला की जो स्ट्रेन है साल्मोनेला टाइफी, वो ह्यूमंस में टाइफाइड फीवर काज करती है। और टाइफाइड आपको पता है टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन है काफ़ी, तो वो साल्मोनेला की वजह से होता है। एनिमल्स में या बर्ड्स में उस तरीके से ये जो स्ट्रेन है टाइप साल्मोनेला टाइफी, ये डिजीज काज नहीं करती, ये जस्ट ह्यूमंस में काज करती है। लेकिन ये अगर आपके मीट की प्रॉपर तरीके से आपने कुकिंग नहीं की तो ये उस मीट से ये ह्यूमंस तक आता है, ट्रांसफर होता है। साल्मोनिलोसिस की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, सीरोवेरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 2600 के करीब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, या इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज आप कह लें हैं जो ये डिजीज काज कर सकती है। इसमें चेंजेस होती रहती हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया। इसमें जो मोड ऑफ एक्शन है इसके एंटोटॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करता है, और वो जब होस्ट जब उन एंटोटॉक्सिन्स को खाता है तो उसमें डिजीज काज हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी मीट हैंडलिंग ठीक हो, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मीट हैंडलिंग नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया तो किल हो जाएगा, लेकिन उसके टॉक्सिन जो है वो उसके अंदर मीट में रह सकते हैं। और जो कॉमन सिम्टम है साल्मोनेला का इन्फेक्शन अगर हो जाए, और दैट इंक्लूड्स नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। और डायरिया क्यों होता है कि डायरिया को कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एक जनरेट होता है कि वो क्विकली रिमूव करे इन्फेक्शियस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जिसके नतीजे में वो डायरिया रिमूव होता है, डायरिया इंड्यूस होता है। उसके अलावा फीवर और एब्डोमिनल पेन, ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इसके जो सिम्टम्स है यूजुअली वो 6 to 24 आवर में आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। खाने के बाद ही बड़ी तेज़ी से इसके जो सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं। इन्फेक्शियस डोज जो है इसकी वो थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा है कि इसमें 10⁻⁶ अगर ऑर्गेनिज्म हो तो फिर एक हेल्दी एडल्ट को ये डिजीज़ काज करेगा। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है या यंग एज में या जो ओल्ड एज पीपल हैं तो उस केस में, या वायरस जो बैक्टीरिया की कोई विरुलेंट स्ट्रेन आ गया तो फिर 10⁻³ तक भी बैक्टीरिया हो तो वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। साल्मोनेला की जब हम बात करते हैं तो साल्मोनेला एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होता है, लेकिन उधर डिजीज़ काज नहीं करता। लेकिन ये जब हम कार्कसेस की चिलिंग वगैरह करते हैं या हैंडलिंग में क्रॉस कंटेमिनेशन से एक से दूसरे कार्कस तक भी ये जा सकता है। काफ़ी हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया जो कुकिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो साल्मोनेला को किल कर सके। यूजुअली कहते हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुकिंग करेंगे, या 5 मिनट के लिए 62 पे, या 12 मिनट के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसी तरीके से जो एक कुकिंग मेथड है कि 37 मिनट के लिए आप फिर 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे मीट को, तो वो कुकिंग के साथ साथ बैक्टीरिया को भी किल कर देगा। बेसिकली ये टाइम टेम्परेचर एक इंटरेक्शन है।
और इसमें जो मोस्टली जो कुकिंग गाइडलाइंस है फॉर पोल्ट्री एंड रेड मीट स्पेसिफाई है मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इस टेम्परेचर पे जाके ये बैक्टीरिया की जो डेथ है वो हो जाएगी। साल्मोनेला कंट्रोल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, खासतौर पे पोल्ट्री इंडस्ट्री में। ओवरऑल जो पूरी दुनिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो साल्मोनेला के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। एग इंडस्ट्री भी, मीट इंडस्ट्री भी। इसके जो मेथड्स हैं, जो स्ट्रेटजीज है, एक तो कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन है, वैक्सीनेशन है, और कारकस की डिकंटेमिनेशन है फ्रॉम विद क्लोरीन या एसिड वाशेस वगैरह। कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन यही है कि आप प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स दें, तो प्रोबायोटिक्स देने से जो फ्रेंड बैक्टीरिया वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो साल्मोनेला को ज़्यादा मौका नहीं देंगे, इसकी ग्रोथ नहीं ज़्यादा होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंस एक इस सेंस में भी है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन जिसकी डेवलप होती जा रही हैं, तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि इंसानों तक ये ना आए साल्मोनेला, क्योंकि इंसानों में इसकी अब आगे से जो मेडिकेशन है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। डोमेस्टिक के जो पोल्ट्री है हमारी, वो अपने पेरेंट स्टॉक से भी साल्मोनेला लेती है। ब्रीडिंग फ्लॉक्स में साल्मोनेला हो तो प्रोजनी में भी आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ट्रांसमिटेड है। उसके अलावा इन्वायरमेंट से भी आता है, वाइल्ड बर्ड या माइस जो है, माइस में बहुत ज़्यादा साल्मोनेला होता है, वहाँ से ये आ जाता है। वाइल्ड बर्ड, डक्स जो है, डक्स की अगर आप एग्जांपल ले लें, डक्स में साल्मोनेला होता है, लेकिन वो डक्स में डिजीज इतनी काज नहीं करेगा, लेकिन वही साल्मोनेला अगर चिकन में आ जाए तो डिजीज काज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा हैचरी में जब हम बात करते हैं, तो हैचरी में कोई एग्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वो जो एक्सप्लोड होते हैं उनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। तो वो खुद तो वो बैक्टीरिया, वो एग जब वो जो एक्सप्लोजन होगी, तो वो जहाँ जहाँ पे भी उसका मटेरियल लगेगा उस एग का, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा। या किसी एक आधे बर्ड के अंदर वर्टिकली ट्रांसमिट होके आ गया, तो वो बर्ड जब फार्म पे जाएगा तो वो फीसिस करेगा, तो उसके फीसिस से जो साल्मोनेला है वो स्प्रेड होगा, बाकी एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फीड है, कि अगर आपकी फीड कंटेमिनेटेड है, फीड कंटेमिनेशन ये भी हो सकती है कि कोई रोडेंट्स वगैरह कर रहे हैं, या वैसे फीड की जो पैकिंग है उसकी जो डिलीवरी वगैरह उसमें कोई साल्मोनेला आ गया, तो वहाँ से भी ये डिजीज काज कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेटजी इसमें इंटरनेशनली यही की जाती है कि आप फ्लॉक को कल करें, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान में फ्लॉक करना सबसे मुश्किल काम है। क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिन हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रॉड शेप्ड स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, और ये एरोबिक इन नेचर है। इसके वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू टिपिकल ह्यूमन बॉडी कंडीशंस। Infectious dose is usually large, 10 raised to power 8 अगर वेजिटेटिव सेल हो तो फिर ये डिजीज काज करेगा। और इसके जो सिम्टम्स है वो रिलेटिवली माइल्ड होते हैं, लाइक नोजिया, डायरिया, समटाइम वोमिटिंग हो जाती है या एब्डोमिनल पेन वगैरह। और ये खाना खाने के, कोई भी ऐसी कंटेमिनेटेड फूड खाने के 24 आवर्स के अंदर अंदर ये जो आपको हो जाते हैं। Time to infection is relatively short because the toxins are already present in the food. कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो जैसी बैक्टीरिया की होगी वो इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो इस वजह से जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बड़ी जल्दी से हो जाएंगे उस मीट के अंदर। रिस्क रिडक्शन फॉर Clostridium infection focuses on fast chilling of cooked meat and other products। अगर आप खाना खाना है, मतलब आपने कुकिंग की है, तो कुकिंग के बाद फ़ौरन आप खाना खा लें, या उसकी फिर फ़ौरन चिलिंग कर लें, तो वो जो एक कोल्ड शॉक लगता है उससे ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो मीट लेफ्ट ओवर होते हैं, जो आप खाना खाने के बाद बच जाते हैं, अगर आप उसको फ्रिज में रख लें, तो वो जो रेफ्रिजरेशन वगैरह से वो जो टेम्परेचर लो होगा, स्लोली लो होगा, तो उसमें इसके जो स्पोर्स वगैरह अगर बचे हों, क्योंकि स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, तो वो स्पोर जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए रैपिड कूलिंग जो है वो बेस्ट मेथड है कि इसको आप सैनिटाइज रखें फूड को। अ, इसमें क्योंकि स्पोर फार्मिंग है, जैसे मैंने कहा, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि क्योंकि ये हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस हो जाता है, स्पोर बना लेता है, और जैसे ही थोड़ी सी आइडियल कंडीशन होगी वो स्पोर्स जो है वो दोबारा से जर्मिनेट करने शुरू हो जाते हैं।
इसलिए जब भी फूड लेफ्ट ओवर्स आपके बचे या तो उनको यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप लेफ्ट ओवर फूड यूज़ करें तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से हीट करें ताकि इस ये बैक्टीरिया और इसके जो टॉक्सिन है वो डिस्ट्रॉय हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया था वो था जी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन्स। लिस्टीरिया की जब हम बात करें तो लिस्टीरिया इज अ ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया दैट इज रॉड शेप बैक्टीरियम है। और इसकी भी डिफरेंट स्पीशीज है। और लेकिन जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन्स है उसको वो सबसे पैथोजेनिक स्पीशी में इंक्लूड होता है। और इसके तकरीबन 13 सीरोवेरा सीरोवर्स हैं। और इसकी जो सिम्टम होती है कि अगर लिस्टीरिया का अटैक हो जाए तो वो फीवर, नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके वो मेनिंजाइटिस होता है कि आपके वो ब्रेन में एंटर हो जाता है, या अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ही चला जाए तो मिस कैरेज भी कर देता है और सेप्टिसीमिया वगैरह भी ये काज करता है। इसके जो सिम्टम है यूजली वो 1 to 4 वीक्स के बाद अपेयर होते हैं। इवन सम केसेस में इन्फेक्शन के 10 हफ्ते के बाद अपेयर होते हैं। तो इस वजह से समटाइम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता तो उनको लिस्टीरिया का अटैक हुआ और तो हुआ कहाँ से है, क्या उसका रीजन, क्या सोर्स। इसकी जो सबसे बड़ी जो खतरा जो है वो ये है कि ये रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर में भी ग्रो कर जाता है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में भी अगर आप प्रोडक्ट को रखेंगे तो और कोई बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करेगा, लेकिन लिस्टीरिया जो है वो इस टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है। इसलिए ये चीज़ जो है फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है और फूड इंडस्ट्री की कोशिश यही होती है कि किसी भी कीमत पे लिस्टीरिया उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर ना आए। इन्वायरमेंट में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। एनिमल फीसिस, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल वगैरह, वाटर और सीवेज वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एक स्टडी के मुताबिक 60% ऑफ द रॉ चिकन कार्केसेस जो है वो लिस्टीरिया की एक स्मॉल अमाउंट कैरी करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये हीट सेंसिटिव होता है, तो जब हम जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो उससे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेफ जो है ये ग्राम पॉजिटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया और कोकस शेप्ड बैक्टीरिया है। और फूड फूड पॉइजनिंग जो है वो इंजेक्शन ऑफ द एक्सोटॉक्सिन जो है उससे होती है। इन्फेक्शियस डोज जो है वो इसकी हाई है, 10 रेज टू पावर 5 टू से 10 रेज टू पावर 6 तक अगर ग्रोइंग सेल होंगे तो फिर ये डिजीज काज करता है। अदरवाइज इसमें डिजीज काज अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो फिर ये ज़रा लो कंसंट्रेशन में भी डिजीज काज कर सकते हैं। इसके जो एक्सोटॉक्सिन है कुछ एंटेरोटॉक्सिन के तौर पर भी काम करते हैं इन होस्ट एंड काज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग, जिसको हम गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कहते हैं। ये एक कॉमन डिजीज है गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो जाता है। Symptoms can include nausea, abdominal cramps, vomiting, and possible diarrhea. The toxin affects the central nervous system and can also act as antigen that triggers massive immune response. ये widely spread in nature, even in skin of humans and other animals, and can be isolated for many healthy individuals. Therefore, food handling by infected people is one of the greatest source of staphylococci food poisoning. The microorganism can grow at temperature between 7 and 45 degrees centigrade. The it can be quickly destroyed by heat. फॉर एग्जाम्पल आप 66 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको अगर हीट करें फॉर 12 मिनट और लेस देन 1 मिनट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा। जबकि इसके जो इंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको किल करने के लिए आपको फूड को 121 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट के लिए हीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, जो एक डिजीज काज करता है जिसको हम बोचुलिज्म भी कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम की बात करें तो ये भी ग्राम पॉजिटिव रोड शेप स्पोर फार्मिंग एनारोबिक बैक्टीरियम है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करके डिजीज काज करता है। और इसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो खासतौर पे ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ द फूड वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। द बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स और जिसकी वजह से ये हीट रेजिस्टेंस है। इसको किल करने के लिए आपको फूड को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुक करना पड़ता है।
और मेनली जो हमारी कैंड फूड है, ये जो कैनिंग की होती है, तो कैंड फूड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ सकती है, या क्योंकि कैंड फूड को नॉर्मली हम लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के बाद खाते हैं, तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्टीरिलाइज नहीं किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बोtulinum जो है इज primarily found on soil, debris, stuck on feathers and skin. Or toxin is one of the most potent toxins known, and nanogram quantities are extremely dangerous. और ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी को ये अफेक्ट करता है, और जो एसिटाइल कोलिन है उसको ये एसिटाइल कोलिन को ये अफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन को उसको ब्लॉक। इसके जो इनिशियल सिम्टम है दैट इंक्लूड impaired vision, speaking and breathing as communication between brain and peripheral organ is interrupted. इवन सम केसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फेलियर हो जाता है, और वहाँ पे आपको वेंटिलेशन की, फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। टॉक्सिन जो है इसके, वो जो बॉडी में ट्रिप्सिन होता है, हमारी इंसानों की बॉडी में ट्रिप्सिन है, वो इसके टॉक्सिन को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया ये एनारोबिक है, सो कैंड फूड में बड़ी इजीली ग्रो कर सकता है। टॉक्सिन इटसेल्फ इज रिलेटिवली हीट लेबाइल, और वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके 15 मिनट के लिए अगर आप मूविंग करें, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट के लिए, तो फिर इसके टॉक्सिन जो है वो किल होंगे, जबकि जो इसके स्पोर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा अगर ग्रोथ को रोकना हो तो टेम्परेचर के अलावा इसकी वाटर, अगर आप प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी रिड्यूस कर दें, थोड़ा प्रोडक्ट वाटर एक्टिविटी रिड्यूस करने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा ड्राई कर लें, या उसकी पीएच लो कर दें, या उसमें साल्ट की एडिशन कर दें 10% से ज़्यादा, और फिर आप रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे इनके साथ रखें, तो फिर ये कंट्रोल हो सकता है। इसके जो मोस्टली जो टाइप्स है बैक्टीरिया की, वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करती। इसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको हम ईकोलाई भी हम नॉर्मली कहते हैं। ईकोलाई की जब हम बात करें तो ये एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, और that can be found in great numbers in the intestinal tract of an healthy animal and human, as well as in soil, water and surface of fruits and vegetables। हर जगह पे आपको ईकोलाई मिलेगा। ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया हमारी इन्वायरमेंट में। जो ईकोलाई की हम बात करें तो यूजली ईकोलाई की जो प्रेजेंस होती है वो उसको हम रिलेट करते हैं पुअर सैनिटरी कंडीशन से, कि अगर आपकी फूड हैंडलिंग में या मीट हैंडलिंग में सैनिटरी कंडीशन पुअर है, तो वो ईकोलाई इन्फेक्शन काज कर सकता है। और इवन के जो फीकल जो ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में ईकोलाई लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी जगह पे फीकल कंटेमिनेशन हो रही है उस वाटर की, वो वाटर आपका जो पानी है वो साफ नहीं है। इकोलाई की डिफरेंट टाइप्स है पैथोजेनिक लेवल में, और उसमें जो फर्स्ट टू है वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। पहली जो इसकी टाइप है वो है जी एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। इट इज एसोसिएटेड विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, अ नोन कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया which usually last a few days। सेकेंड इसमें आता है जी enterohemorrhagic इकोलाई। इसको इकोलाई O157H7 भी कहा जाता है। ओ और एच इस बैक्टीरिया के ऊपर अब समझ लें कि इसकी एंटीजेंस वगैरह जो इसकी होती हैं, तो वो सेल टाइप वगैरह वो इसमें आ जाती है, जो इसके ये नंबर है। इसके की ये है कि ये लो नंबर में भी ये बैक्टीरिया होगा, अगर EHEC, तो ये इन्फेक्शन काज कर सकता है, और ये इंटेस्टाइनल वाल में पेनिट्रेट कर सकता है, और बॉडी ऑर्गन सच एज किडनी के अंदर जाके ये कॉलोनीज अपनी बनाएगा। इसके जो सिम्टम्स हैं इंक्लूड अब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, और इवन के अगर किडनी फेलियर भी ये कर सकते हैं। इसको क्योंकि ये बीफ के साथ मोस्टली एसोसिएट करता है, तो इसको समटाइम हैम बर्गर डिजीज भी कहा जाता है। तीसरा जो इसमें हमारे पास आता है बैक्टीरिया इकोलाई का, वो है जी इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। इसकी हाई डोजेस चाहिए होती हैं, और ये अगेन वो डायरिया वगैरह काज करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है जी एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। इसकी भी हाई डोजेस रिक्वायर्ड है, और ये डायरिया काज करता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंसानों में इम्पोर्टेंट। ये कुछ 6-7 मेजर जो बैक्टीरिया थे जो
डिजीज़ काज कर सकते हैं इंसानों में, और मीट इनका सोर्स होता है, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जी दो सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं यूजली। एक होता है जी जीएमपी। जीएमपी मीन्स के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और दूसरा हमारे पास प्रोटोकॉल होता है जी, उसको हम कहते हैं हैसअप। हैसअप मीन्स हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और हैसअप में क्या है कि हम चेक लगा देते हैं कि डिफरेंट कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, उनको हम उस स्पेसिफिक प्लेस पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह हैसअप के ऊपर भी पढ़ेंगे। और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है प्रोसेसिंग प्लांट्स में, जो इस हैसअप वगैरह और इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, या वो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसकी जब आप किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल की तरफ जाएंगे, तो आपको फिर डिफरेंट, ये कोई एक छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत लंबा काम है, क्योंकि आपने डिफरेंट स्टेप्स पे उसको कंट्रोल करना होता है। आपको प्रोडक्शन एरिया में कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोडक्शन एरिया में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ब्रीडिंग स्टॉक है वो क्लीन हो, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, आपकी फीड, ड्रिंकिंग वाटर, आपका लिटर, आप जो मेडिकेशन वगैरह दे रहे हैं वो ठीक है। इसी तरीके से जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो जो क्रेट्स होती हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं होंगी, तो वो पहले से मौजूद किसी कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो वो न्यू फ्लो को लग सकता है। इसके अलावा जब आप प्रोसेसिंग प्लांट में जाते हैं, तो प्रोसेसिंग प्लांट में तो हर स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है मीट के साथ, तो उसको वहाँ पे फिर आपकी सैनिटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आपके प्लांट की सैनिटेशन और हाइजेनिक स्टेटस बहुत अच्छा हो। इसके अलावा एक कंसेप्ट है जी नया इसमें आता है, उसको कहते हैं जी हर्डल कंसेप्ट। हर्डल कंसेप्ट क्या है कि हर्डल कंसेप्ट में वो ये कहते हैं कि आप बैक्टीरिया को एंट्री के लिए डिफरेंट हर्डल्स क्रिएट करते हैं। कि बैक्टीरिया अगर आता भी है तो हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, उसको हम इस जगह पे रोकेंगे, और वहां पे वो बैक्टीरिया अल्टीमेटली किल हो जाएगा, वो हमारे फूड, हमारे पे इंसानों के कंजम्पशन तक नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हर्डल्स की बात करें, तो हाई एसिडिटी, हीट प्रोसेसिंग, साल्ट एडिशन, कोल्ड स्टोरेज, ये सारे हर्डल्स हैं कि इन सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद बैक्टीरिया जो है वो इंसान तक आएगा। तो इन सारे स्टेप्स में उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रोसेसिंग प्लांट की, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें तो प्रोसेसिंग प्लांट में हमारी क्लीनिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग प्लांट की कि आप रेगुलरली उसकी क्लीनिंग करें, उसको प्रॉपर तरीके से आपने अपनी सैनिटरी कंडीशंस को मॉनिटर करना है। और उसमें जो क्लीनिंग की जब हम बात करते हैं, या डिसइंफेक्शन या फूड सेफ्टी की बात करते हैं प्रोसेसिंग प्लांट में, तो उसका जो हमारा जो इक्विपमेंट है प्रोसेसिंग प्लांट का, उसका हाइजेनिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, लाइक पहली चीज़ ये है कि वो क्लीनेबल हो, और क्लीनेबल माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल तक क्लीनेबल हो। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उसको, आप अपने इक्विपमेंट्स को धोएं, तो वो ऐसा इक्विपमेंट ना हो कि वो उसकी सरफेस के ऊपर पानी हो और नीचे वाली जगह पे पानी ना हो, और नीचे वाली साइड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाएं, या वो वहाँ पे उनको एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल जाए। तो वो उसका इस तरीके से बनाओ मटेरियल कि वो क्लीनेबल हो, और वो जो मटेरियल है या जो इक्विपमेंट है वो कंपैटिबल मटेरियल से बना हो। कंपैटिबल मींस कि आपने उसको बार बार धोना है, तो वो पानी से अफेक्ट ना होता हो, उसके ऊपर केमिकल्स की वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट ना होता हो, इस चीज़ का भी हमने रखना है। असेसिबल फॉर इंस्पेक्शन, आपका जो इक्विपमेंट है वो इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए असेसिबल हो। आप ये ना हो कि आपका इक्विपमेंट इतनी हाइट पे या इतने दूर लगा हुआ है कि आप उसको धो नहीं सकते, या उसके मतलब इतनी कम्प्लेक्सिटीज डेवलप हुई हुई है कि आपके लिए उसको इंस्पेक्ट करना ठीक आसान नहीं है। क्योंकि एक प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप रेगुलरली हर डेली बेसिस पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स का, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट इन्वायरमेंट का आप माइक्रोबियल टेस्ट करते हो, कि देखते हो कि वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ तो नहीं हो रही। इसी तरीके से नो प्रोडक्ट और लिक्विड कलेक्शन भी ना हो। ये ना हो कि आप वॉशिंग करें तो उसके बाद वो काफ़ी देर तक पानी नुचड़ता रहे उस प्रोडक्ट में, वो पानी जज़ब कर ले, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। फिर ये भी देखना है कि हॉलो एरियाज भी ना हो, कोई कोई इक्विपमेंट के अंदर कोई इस तरह का कोई क्रैक वगैरह ना हो, उसको सील किया हो, कोई नीचेज वगैरह ना हो।
सैनिटरी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है उसको हमने मॉनिटर करना होता है कि आप प्लांट की सैनिटरी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें इसमें हमें हमारे आती है और इसका हमने ख्याल रखना होता है। उसके अलावा एक ये जो इसमें हमारे पास गो होम जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि जी बैक फाइट बैक, आप बैक्टीरिया से फाइट करें। और इसमें क्या है कि फूड को सेव करने के लिए क्या है, सबसे पहले चीज़ क्लीन वॉश हैंड एंड सर्फेसिस। और उसके बाद सेपरेट, आपने क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाना है। अक्सर ये होता है कि हम मीट को धोते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप मीट को धोते हैं तो वो धोने से भी क्रॉस कंटेमिनेशन समटाइम हो सकती है, अगर आपका जो इनकमिंग वाटर है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धोने से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मीट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी चले जाते हैं। लेकिन मीट के आपस में तो चले जो भी है, लेकिन इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं या वो और मीट जो है उसकी आप एक जगह पे ना रखें, उनको सेपरेट रखें ताकि उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद कुकिंग करनी है तो फिर प्रॉपर टेम्परेचर पे कुकिंग करें ताकि बैक्टीरिया किल हो। और अगर आपने अपने प्रोडक्ट को रखना है तो फिर फौरी तौर पे उसको रैपिडली चिल करें, रैपिडली उसका टेम्परेचर लो करें ताकि उधर से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस कम से कम हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। जो शाही बरबत की बुक है उसमें से ये मोस्टली मटीरियल लिया गया। तो डिटेल्ड आपने इसके ऊपर अगर फर्दर पढ़नी हो या फर्दर रीडिंग करनी हो तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा।